गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीट जो प्रस्तावित है और जल्दी उसका एग्जाम होने वाला है। करीब 3 महीने आपके पास है, तो उस डेट के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग रीट के अंदर लेवल सेकेंड का जो साइंस मैथ्स का पेपर है उसके अंदर साइंस के अंदर फिजिक्स पोर्शन अपने यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं, नॉलेज के आते हैं। तो फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। थोड़ा सिलेबस की भी बात करेंगे, उसके बाद में टॉपिक वाइज बात करेंगे, न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे। और ये जो अपना रीड के अंदर जो साइंस के अंदर जो फिजिक्स का पोर्शन है वो आपको तैयार करने के साथ साथ उसके अंदर और भी कई बुक्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको पढ़नी है, जिसके साथ आप तैयारी करोगे तो उसमें और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। कंपटीशन एग्जाम में कई बुक्स की हेल्प भी लेनी पड़ती है, कुछ टेक्स्ट बुक, कुछ रेफरेंस बुक, ये भी आपको यूज करनी है ना। तो इसमें जैसे आपके राजस्थान बोर्ड की बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होगी, कुछ आपके एनसीईआरटीज की बुक आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो टॉपिक आपसे ज्यादा है उससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस लेने, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा उसी के क्वेश्चन आएंगे और मल्टीपल चॉइस पे बेस पे आपका काम होगा। तो हम शुरू करते हैं फिजिक्स के अंदर। स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि इसके अंदर जो जो यूनिट्स है, मेन जो यूनिट्स है उसमें लाइट है, हीट है, फोर्स एंड मोशंस है। तो ये जो टॉपिक आपके दिख रहे हैं इसके अंदर सिंपल पेंडुलम है, ये मोशन से रिलेटेड जो भी है टॉपिक इसके अंदर वो आपको साउंड है, ये आपको कवर करना है। तो इसके लिए मैं पहले स्टार्ट करूंगा मोशन से, स्टार्ट करूंगा गति से स्टार्ट करूंगा, है ना। फिर हम लोग यहाँ पे गति के प्रकार वगैरह की बात करेंगे। तो मोशन एंड इट्स टाइप्स से अगर हम बात करें तो मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन हिंदी इंग्लिश दोनों कॉमन चलेगा इसके अंदर। गति एवं गति के प्रकार, गति एवं गति के प्रकार की अपन बात करेंगे, है ना। तो गति और गति के प्रकार के साथ साथ आपके कोर्स में कौन कौन सी उसके बारे में भी बात कर लूंगा मैं। देखो गति का मतलब होता है पोजीशन में चेंज होना। कोई व्यक्ति गति कर रहा है तो गति कब, गतिशील कब कहलाएगा, जब उसकी स्थिति में समय के साथ क्या होगा, परिवर्तन होगा। चेंजेस इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम गतिशील कहेंगे। स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, स्थिति में समय के साथ होने वाला, समय के साथ होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन। चेंजेस इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम क्योंकि टाइम ऑलवेज चेंजेस होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, गति कहेंगे। अब हम यहाँ पे गति के प्रकार की बात करेंगे। गति के प्रकारों के अंदर भी हम, है ना, अलग अलग प्रकारों की गति पढ़ेंगे। वैसे दिशा के आधार पर आप लोगों ने देखा होगा गति जो है वो 3 प्रकार की होती है। दिशा के आधार पर गतियों को हमने 3 भागों में बांटा गया है और हमारे सिलेबस में भी गति के कई प्रकार है, वो उसके अलग अलग गुण धर्मों के आधार पर है। यहाँ पे हम गति के 3 प्रकार की बात कर रहे हैं और जो आपके सिलेबस में उसकी भी बात करेंगे। अगर हम बात करें गति के प्रकार की, इसके टाइप्स की बात करें तो गति के प्रकार में सबसे पहली गति जो है 1D, जिसको हम बोलते हैं एक विमीय गति, एक विमीय, एक दिशीय, इसको एक दिशीय भी बोल सकते हैं। एक विमा में, एक दिशा में होने वाली गति, इसको 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। सरल रेखीय गति जो होती है, जो एक सरल रेखा में होती है, जिसका पैटर्न जो है, जिसका चित्रण जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में किया जाता है। जो स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, एक लाइन मतलब उसका जो पाथ आप बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। सरल रेखीय गति बोलते हैं या सरल रेखा में गति बोलते हैं। सेकेंड जो मोशन है उसको हम बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति, इसको बोलते हैं हम कौन सी गति, द्विविमीय गति, द्विदिशीय गति भी बोल सकते हैं। ये गति जो होती है या तो x दिशा में होगी या y दिशा में होगी या z दिशा में होगी, कोई एक कंपोनेंट ही यूज आएगा। द्विविमीय गति या द्विदिशीय गति जो है वो एक समतल में होने वाली गति है, तल में होने वाली गति, समतल में होने वाली गति, ये एक प्लेन के अंदर होती है। ये तो एक विमीय है, ये एक दिशा में होगी, ये 2 दिशाओं का यूज होगा। अब देखो एक विमीय की जब हम बात करते हैं, इसमें पोजीशन केवल इन दिस मोशन द पोजीशन इज चेंजेस ओनली इन 1 डायरेक्शन। लाइक आप फ्रीली फॉल कर रहे हो, किसी बॉडी को सुंदरपूर्वक गिरा रहे हो तो वो एक ही दिशा में गति करेगी। आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो
तो वो क्या करेगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड आप उसको थ्रोन करोगे तो वो बिल्कुल अपवर्ड जाएगी। जब वो अपवर्ड जाएगी तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, आप किसी को फ्रीली फॉल करो या वर्टिकली थ्रोन करो अपवर्ड, तो ये आपका जो मोशन हो जाएगा। मैं दिशाओं के आधार पर बात कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर इसके प्रकार की बात कर रहा हूँ। एक दिशीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो ये जो है आपके 1D के टाइप हो गए, 1 डायमेंशनल मोशन के, स्ट्रेट लाइन जिसका पाथ बनता है। 2 डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल का यूज होगा, चाहे तो x और y का हो गया या y और z का हो गया या x और z का हो गया। ये एक प्लेन बनेगा, मोशन इन प्लेन, एक तल में गति होगी, समतल में गति होगी, है ना, समतल या तल में गति होगी। जैसे आप देख लो ब्लैक बोर्ड जो है वो 2 दिशाओं से मिलकर बना है, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, तो ये पूरा जो है वो XY तल हो गया। अगर इस ब्लैक बोर्ड पे कोई गति कर रहा है तो आप उसको 2 डायमेंशनल मोशन बोलोगे, मोशन इन प्लेन, एक सरफेस पे होने वाली गति। जैसे दीवार पे अगर कोई चींटी चल रही है तो उसकी गति जो हो गई, मैदान में आप कोई बॉल को फेंक रहे हो तो मैदान में गिरती हुई जो चलती हुई गेंद की जो गति हो गई वो 2 डायमेंशनल मोशन हो गई, है ना, ये 2 डायमेंशनल है। आपके सड़कों पर जो वाहन दौड़ रहे हैं, आपके रोड पे जो वाहन, सड़क पर जो वाहन दौड़ रहे हैं, वो आपके जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं, जिसमें एक तल बन रहा है। ये जो पंखे की गति है, जो आपकी घड़ी के सुइयों की गति है ना, घड़ी, दीवार घड़ी के अंदर जो सुइये, दीवार घड़ी के सुइये जो है, उसके नीडल्स जो है, ये सुइयों की जो गति है वो एक 2 डायमेंशनल मोशन बना रही है ना। घड़ी के सुइयों की जो गति है वो एक 2D के अंदर होती है, एक प्लेन के अंदर हो रही है। आपने देखा होगा पंखा भी एक प्लेन के अंदर गति कर रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रक्षेप्य गति जो होती है, आप लोग देखा होगा कि धनुष से छोड़ा गया तीर जो होता है, धनुष से तीर जो निकल रहा है, धनुष से क्या निकल रहा है, तीर जो निकलता है ना, वो फ्रॉम एरो, आपकी बुलेट जो निकल रही है गन के अंदर से, बुलेट फ्रॉम गन, या यूं कह सकते हैं कि आपके जो बम फ्रॉम कैनन जो निकल रहा है वो भी आपके 2 डायमेंशनल, एक प्लेन को कवर कर रहा है, 2 दिशाओं का यूज हो रहा है। जो 2 दिशाओं का यूज हो रहा है तो उसको द्विविमीय गति हम कहते हैं या नाम देते हैं। समझ गए आप? ये खूब सारे एग्जाम्पल हो गए, 2 विमाओं का यूज होने से द्विविमीय नाम पड़ गया। तो ये तल के अंदर होती है, इसको समतल में होने वाली गति बोलते हैं। तीसरी गति जो है उसको 3 डायमेंशनल मोशन, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में त्रिविमीय गति, त्रिदिशीय गति। ये गति जो तीनों दिशाओं में होती है, मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस के अंदर हो रही है। ये हवा के अंदर है और जो तीनों को यूज करता है, 3D जिसको बोलते हैं, उभर के आती है चीज, हवा में जाती है। तो यहाँ पे आपके सीधी सी बात, जब हवा की बात आएगी तो उसके अंदर आपके पतंग की गति हो सकती है, पक्षियों की गति हो सकती है, ये सब गति, मक्खी मच्छर की गति हो सकती है। ये सब गति जो आपके स्पेस के अंदर जो जा रहे हैं वो सब के सब आकाश में जा रहे हैं, आकाशीय गति जिसको हम कह सकते हैं, आकाश में जो जा रहे हैं वो सब के सब गति 3D मोशन के अंतर्गत आएगी। समझ गए? तो आपको दिशाओं के आधार पर गतियों को हमने कितने भागों में बांटा गया, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। अब देखिए, ये तो इनके दिशाओं के यूज के आधार पर हमने नाम रखा है। हमारे कोर्स में जो गति के अलग अलग प्रकार है वो उनकी कैटेगरी के आधार पर, उनके कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमने उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। रीड साइंस फिजिक्स के अंदर आपके गति के प्रकार के अंदर मुख्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा, गति के प्रकार के अंदर आपके 5 प्रकार की गतियां कोर्स में है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो हम सबसे पहले बात जिसकी कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोलते हैं रेखीय गति। कौन सी गति? रेखीय गति, लीनियर मोशन जिसको हम बात कर रहे हैं, ये आपके कोर्स में है लीनियरली। दूसरी जो गति है आपके यादृच्छिक गति, जिसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन, जो रैंडमली मूव करता है, इसकी भी हम बात करेंगे। रैंडम मोशन हो गया, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है आपको वर्तुल गति, सर्कुलर मोशन। थर्ड जो गति है वो कौन सा? वर्तुल गति, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, है ना, या इसकी भी बात करेंगे, सर्कुलर घूर्णन, दोनों की बात करेंगे हम। और चौथी गति जो है, जो हमारे कोर्स में है, वो है पीरियडिक मोशन, जिसको हम बोलते हैं आवर्त गति या पीरियडिक मोशन। इसको हम बोलते हैं कौन सा मोशन? पीरियडिक मोशन, चौथी गति। और उसके बाद में आपकी जो ये 5वीं गति आ जाएगी, ये आवर्त गति हो गई। उसके बाद में यहाँ 5वीं गति का नाम ले रहा है, स्पेस वाली तो पहले वाली बात होगी, इसको हमने ले दिया, ये पीरियडिक मोशन है। और 5वीं गति जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे, ये वर्तुल, देखो रेखीय,
रैंडम सर्कुलर और एक वाइब्रेटरी मोशन जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी या कंपायमान गति या कंपन गति। ये हमारे 5 गतियां कोर्स में है रीट के सिलेबस में। नाम बता दिया मैंने आपको, लीनियर, रैंडम, सर्कुलर, रोटेटरी, उसका अलग होगा, पीरियडिक और वाइब्रेटरी, है ना, रेखीय, यादृच्छिक, वर्तुल, आवर्त और कंपायमान या कंपन में होने वाली गति। तो ये हमारा एक गति से रिलेटेड कुछ बड़ा फिनोमिना हमने देख लिया यहाँ पे, क्या क्या हमारे को पढ़ना है। अब हम आगे बात करेंगे। जब गति की बात आती है तो निश्चित रूप से कोई कण अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, और जब कण की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको व्यक्त करने के लिए कुछ भौतिक राशियों का अनुमान होना जरूरी है। जैसे भौतिक राशियों के अंदर साधारण रूप से हम देखा जाए तो आपको दूरी का, आपको विस्थापन का, चाल का, वेग, त्वरण, इनका साधारण ज्ञान होना आवश्यक है। और आपके कोर्स में औसत चाल नाम से टॉपिक भी है, तो आपको पहले दूरी विस्थापन का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम पहले बात करेंगे दूरी और विस्थापन की रेखीय गति से शुरू करेंगे, क्योंकि रेखीय गति में हम बलों के बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कौन सी गति की? रेखीय गति। इट्स कॉल्ड एज लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? लीनियर मोशन। एक सरल रेखा में होने वाली गति रेखीय गति, एक विमीय गति कहलाती है। 1D मोशन। एग्जाम्पल मैंने बता दिए। किसी भी सरल रेखीय गति का निरूपण एक सरल रेखा के द्वारा होता है। इसको अपन एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर मिड पॉइंट के अंदर आपका जो ओरिजिन होता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, जहां पे इसकी पोजीशन 0 लेते हैं। इसके राइट साइड के अंदर, इसके राइट साइड में जो भी आप पोजीशन लोगे इट्स पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट साइड में जो भी आप डिस्टेंस मेजर, जो पोजीशन मेजर करोगे इट विल बी नेगेटिव। सो आप जब मेजर करोगे +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन, इधर आप करोगे -1, -2, -3, -4। ये एक साइन कन्वेंशन है, परिपाटी बन गई कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू, और ये पूरी की पूरी जो एक सरल रेखा के द्वारा इसका क्या हो रहा है? निरूपण। अब हम बात करेंगे निरूपण होने के साथ जब गति हो रही है तो हमारा मेन टॉपिक जो होगा उसको बोलेंगे हम क्या? बताइए। डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं दूरी। अब देखो दूरी क्या होती है। दूरी का मतलब है किसी कण जब गति कर रहा है तो वो एक रास्ता चलेगा, एक पथ चलेगा, है ना। उस पथ की कुल लंबाई कण द्वारा तय किए गए, वस्तु ऑब्लिक कण, कोई भी हो सकता है, वस्तु ऑब्लिक कण द्वारा तय किए गए, जो कवर कर रहा है, तय किए गए पथ की कुल लंबाई, या कुल वर्ड आ रहा है कि कुल लंबाई दूरी कहलाती है। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब आप जिस पाथ से चल रहे हो उस पाथ को आप जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, उसको आप ऐड करते जाओगे, तो उस ऐड करने पे आपका जो टोटल बनेगा, देखो यहाँ कुल वर्ड आ रहा है। कुल वर्ड हमेशा अदिशों के लिए आता है, स्केलर्स के लिए आता है। सो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसमें पथ महत्वपूर्ण है, इसमें पथ महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है? इन दिस पाथ इज इंपॉर्टेंट, सो देयर इज नो डायरेक्शन। आप अपने घर से कहीं जाते हो तो आपने देखा होगा पाथ के अनुसार चलते जाते हो, एक दिशा नहीं रहती। पाथ ऐसे मुड़ा, वैसे मुड़ा, इधर उधर मुड़ता रहता है, समझ रहे हो। तो इसमें पथ महत्वपूर्ण होता है, न कि दिशा। अर्थात इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है, जरूरी नहीं है दिशा। इसमें दिशा का, इसमें दिशा महत्वपूर्ण नहीं होती, इसमें दिशा का रोल नहीं होता, इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ डायरेक्शन। इसलिए ये एक कैसी राशि है, आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्टेंस एक कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसके अंदर दिशा का रोल नहीं होता है, ये पथ की लंबाई पर, पथ पर निर्भर करती है। कैसे कैसे गए आप? जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से रवाना होता है, अपने घर से रवाना हुआ, वो ये उसका घर है, यहाँ से रवाना हुआ और ये अमुक स्थान पे जाता है ना।
ये कोई स्थान है, यहाँ पे वो जा रहा है, तो इस मॉल के अंदर जा रहा था, इसने ये रास्ता काम में लिया, इस टाइप से रास्ता मुड़ता गया, ये यूं गया, यहाँ जाके यहाँ आ गया। देख लीजिए आप, बराबर आप देख रहे हो इसकी दिशा बदलती जा रही है, कभी किधर है कभी किधर है, दिशाएं बदलती जा रही है, देखो ऐसे मुड़ता जा रहा है। तो ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक का ये टुकड़ा यहाँ से रवाना हुआ, O A B C D E F G H और I, ये सब इसके पथ हो गए, अलग अलग पथों के अनुसार जा रहा है, रास्ते ये ना, ये पाथ है इसका। तो इस पाथ को आप अगर जोड़ोगे तो इसको आप जोड़ने से जो आपका टोटल आएगा, लंबाई जो आएगी, उस लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी, पाथ लेंथ जो होता है उसको बोलते हैं। ध्यान रखना, ये एक योगात्मक भौतिक राशि है, इट्स ए एडिटिव फिजिकल क्वांटिटी, इट्स ए एडिटिव फिजिकल क्वांटिटी। ये एक एडिटिव का मतलब हो गया योगात्मक भौतिक राशि है। कभी योगात्मक फिजिकल क्वांटिटी समझते ही आप, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। एडिटिव फिजिकल क्वांटिटी है, सदैव जुड़ती है, कभी दूरी घटेगी नहीं। मतलब हम ये कहेंगे जैसे कुल दूरी है, तो कुल दूरी D इक्वल्स टू ये D1 प्लस D2 प्लस D3 ऐसे जुड़ती जाएगी, कभी भी ये घटेगी नहीं, अदिश राशि है। इसका जो ऐसा ही मात्रक है या मात्रक जिसकी हम बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। इसकी अगर वीमा की बात करें, मात्रक मतलब क्या हो गया, इसकी यूनिट जो है मीटर होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वीमा जो होती है M0L1, यहाँ पे लेंथ आएगी, T पे क्या लगेगा 0। तो ये बात हो गई किसकी, बताओ, दूरी की। इसके अंदर कुछ नोट पॉइंट है कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी इक्वल टू और नॉट टू बी इक्वल टू 0। मतलब पहला पॉइंट जो होगा, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होती है। गति में ध्यान रखना, कभी भी डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो ये पहली बात हो गई, नॉट इक्वल टू 0। दूसरा, डिस्टेंस नेवर लेस देन 0, मतलब डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, नेवर नेगेटिव, ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा जुड़ेगी जुड़ेगी जुड़ेगी। -3 मीटर दूरी नहीं चल सकते आप, ऑलवेज धनात्मक, अर्थात दैट इज दूरी सदैव धनात्मक होती है। और दूरी डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये याद रखा जाए, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, धनात्मक होती है। तो दूरी हम लोग जो है उसको धनात्मक रूप में मापते हैं, धनात्मक ही होती है। ये कुल है, अदिश योग नियम का ये पालन कर रही है, जो आपके सामने स्केलर एडिशन है, ऑलवेज ऐड होती है। डिस्टेंस के बारे में आपको ध्यान रखना, दूरी मापक यंत्र जो होता है वो वाहनों के अंदर लगता है। डिस्टेंस मेजरमेंट मीटर जो होता है वाहनों के अंदर, ऑडोमीटर जो आता है, स्पीडोमीटर जो है वो चाल मापक यंत्र होता है। वाहनों में प्रयुक्त ऑडोमीटर, वाहनों में एक प्रयुक्त होता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा मीटर, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर जो होता है वो दूरी मापक यंत्र है, जिसको हम अपने भाषा में किलोमीटर की चेन बोलते हैं, जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को किलोमीटर में मापता है। किलोमीटर की जो चेन होती है वो उसकी रीडिंग बताती है, उस रीडिंग को ऑडोमीटर बोलते हैं। पुराने जमाने में चेन रूप में था, डिजिटल रूप में आ गया। तो ये आपके एक डिस्टेंस के रूप में बात हो गई, उसके द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई सदैव जुड़ती जाती है, सदैव जुड़ती है, योगात्मक भौतिक राशि। समझ गए होंगे आप दूरी के बारे में। अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ भी बात करेंगे कि भाई दूरी का मान कितना है। जैसे जैसे वो चलता गया वैसे वैसे उसमें दूरी क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, जुड़ती चली जाएगी। तो दूरी तो आपको समझ में आ गई होगी। और एक छोटा सा भले अपन कहें तो एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद अपन इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे एक व्यक्ति आर त्रिज्या के वर्तुल पथ में, आर त्रिज्या के वर्तुल पथ में गतिमान है। एक व्यक्ति आर त्रिज्या के वर्तुल पथ में गतिमान है। मैन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। देन फाइंड, आपको अर्ध वृत्ताकार पथ की दूरी ज्ञात करनी। अर्ध वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन सेमी सर्कल। वो सेमी सर्कल में यहां से यहां तक चला, आर त्रिज्या का पथ है, उसमें सेमी सर्कल में चला, ये उसका पथ हो गया। तो इस पथ की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। वो ए से बी तक आया, तो डिस्टेंस जो होगी वो होगी आपके अर्ध वृत्ताकार पथ की लंबाई, जैसा पथ चलाना उसकी लंबाई।
अब आप बताओ अर्धवर्ताकार सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है, सेमी सर्कल डिस्टेंस या लेंथ, और वो होती है सेमी सर्कल की डिस्टेंस जो होती है वो पाई आर। तो इसका आंसर क्या हो गया? पाई आर। मतलब जो जैसा पथ कवर कर रहा है उसका आपको क्या करना है, इसमें जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया, जैसा वो पथ कवर कर रहा है। अगर वो यहां से रवाना होता है, इसी के अंदर एग्जांपल ले अपन जो आपको यहाँ पे दिखाया है, अगर वो व्यक्ति यहां से रवाना होता, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, या समझने लायक की बात है, ये यहां से रवाना हुआ और व्यक्ति यहाँ आ गया, सपोज करो ये ओ से रवाना होके व्यक्ति कहाँ आ गया, ए पॉइंट पे आ गया। तो आप देखो वो एक दिशा में चला, एक दिशा जरूर है लेकिन हमें उस पथ से मतलब यूं गया। तो कितना मीटर दूरी तय की उसने, बताओ 4 मीटर, क्योंकि उस द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, पथ चाहे कैसा भी, और वापस यहाँ आ गया घूम के, सपोज करो। तो 4 मीटर तो इधर वाले हो गए और यहाँ से यहाँ तक हो गए 2 मीटर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक उसने 6 मीटर दूरी तय की। कितने मीटर? 6 मीटर। तो ये उसके द्वारा तय की गई क्या हो गई, दूरी हो गई। देख लीजिए यहाँ से 4, फिर मुड़ने के बाद 2, अगर वापस यहाँ आ जाता है तो उसके द्वारा तय किया गया पथ यूं है, फिर यूं है। तो बताओ कितना हो गया, 4 यूं, ये देखो सामने लिखा हुआ 4, फिर वापस यहाँ आ गया 4 और हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 8 मीटर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो ओ से लेके ए तक, फिर ये बी तक और ये सी तक। तो ओ से ए तक की तो दूरी तो जाए +4, ओ से बी तक की दूरी है उसमें ऐसे करोगे ओ ए प्लस ए बी, तो कितनी हो जाएगी, +6। ओ सी में क्या करोगे, ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से सी तक, तो टोटल हो जाएगी आपके 8। सबके पीछे मात्रक क्या लग जाएगा, मीटर। जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, कभी घटेगी नहीं, बढ़ती जाती है। योगात्मक भौतिक राशि। अब हम बात करते हैं, दूरी का बात हो गई। अब दूरी के बाद हम चर्चा करते हैं विस्थापन क्या है। तो विस्थापन की चर्चा करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्टेंस एंड अनदर इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। देखो प्लेसमेंट वर्ड आ रहा है, प्लेस का मतलब होता है स्थान में परिवर्तन। एक जगह से आप दूसरी जगह जाओगे तो स्थान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और उस स्थान में परिवर्तन को अपने यहाँ डिनोट करेंगे, विस्थापन के रूप में डिनोट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है विस्थापन। विस्थापन को आप इंग्लिश में इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्थान में परिवर्तन इंपॉर्टेंट होता है, कि इस स्थान से हम उस स्थान गए तो स्थान में क्या हुआ, परिवर्तन। ओनली द प्लेस इज इंपॉर्टेंट, नॉट द पाथ, इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे प्लेस इज इंपॉर्टेंट, प्लेस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्लेस इंपॉर्टेंट है, स्थान या स्थिति इंपॉर्टेंट है। स्थान ऑब्लिक स्थिति पे मेन आपकी बात होगी। तो किसी कण द्वारा, किसी कण या वस्तु द्वारा, किसी कण या वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, यहाँ पे निश्चित दिशा हो गई, निश्चित दिशा जो होती है प्रारंभिक अवस्था से किधर की ओर होती है, अंतिम अवस्था की ओर। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई सीधी दूरी, यहाँ पे सीधी वर्ड आएगा, दिशात्मक बात हो रही है, फिक्स आपको एक ही दिशा में जाना है। सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। द स्ट्रेट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल along a specific direction is called as what, displacement। मतलब ये आपके जो है प्रारंभिक स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य, अंतिम स्थिति के मध्य सीधी दूरी, मध्य सीधी दूरी या अंतर जिसको हम बोलते हैं, मध्य सीधी दूरी या अंतर या हवाई दूरी जिसको हम बोल सकते हैं, एरियल डिस्टेंस जो होती है, एरियल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, और स्ट्रेट डिस्टेंस जो होती है या डिफरेंस जो होता है उसको हम किसके बराबर मानते हैं, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला जो होता है
वो फिक्स है फॉर्मूला, विस्थापन इक्वल्स टू, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां पे वो ऑलवेज प्लस ही प्लस हो रहा था, तो माइनस हो रहा तो ये कम हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, सब कुछ पॉसिबल है इसके अंदर। तो ये हो गई। अब इसका मतलब इसमें इन दिस, बताओ पथ महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसमें पथ महत्वपूर्ण न होकर दिशा महत्वपूर्ण होती है। दिशा मतलब डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, दिशा महत्वपूर्ण होती है। अब जब दिशा महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि आपको जाना है प्रारंभिक से अंतिम की ओर सीधा, तो ये कैसी राशि हो गई? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी राशि है? सदिश। अब सदिश है तो इसकी दिशा किधर होगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी दिशा सदैव प्रारंभिक अवस्था से, मतलब इनिशियल पोजीशन से इसकी जो डायरेक्शन होगी अंतिम अवस्था की ओर होगी। अंतिम अवस्था की ओर हवाई रूप में होती है ना, हवाई होती है सीधा। यहाँ पे जैसे अभी वाला ही एग्जाम्पल, व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया, इधर गया, इधर जाके फिर इधर आ गया। अब ये इसकी कौन सी अवस्था है? तो आप बोलोगे इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक अवस्था। ये इसकी कौन सी अवस्था है? अंतिम अवस्था, फाइनल पोजीशन। इन दोनों के बीच की जो सीधी दूरी है, ये दूरी जो है, देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देखो एक ही डायरेक्शन है, ये देखो एक निश्चित दिशा हो गई है ना, इसमें दिशा बदलती नहीं है, निश्चित दिशा है, पथ का कोई मतलब नहीं है इसको, निश्चित दिशा, नो पर्टिकुलर पाथ, मतलब एक स्ट्रेट पाथ, एकदम सीधा पथ है, स्ट्रेट पाथ है ना। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई प्रारंभिक से अंतिम की ओर, ये हवाई दूरी है, इसको शॉर्टकट डिस्टेंस भी बोलते हैं। एक और डेफिनेशन हो गई शॉर्टकट डिस्टेंस। शॉर्टकट जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू होता है किसके? बताओ, डिस्प्लेसमेंट के। सबसे छोटी जो दूरी हवाई दूरी है उसको हम विस्थापन कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, सबसे छोटी, मतलब ये इससे कम हो गई, शॉर्ट हो गई, तो ये एक निश्चित दिशा हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। समझ गए? प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था, कहाँ था और कहाँ गया, इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। ओके, अब आती है बात, इसका जो मात्रक है वो बिल्कुल दूरी के समान है, इसका भी मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मीटर। उसके बाद में अगर हम इसके विमा की बात करें तो वही हो गई m0 L1 T0, इसकी विमा L1 हो गई, मात्रक विमा। यह सदिश होने से, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, यह सदिश होने से सदिश योग नियमों का पालन करती है। सदिश योग नियमों का, आपके वेक्टर जो लॉ है, वेक्टर एडिशन लॉ जो है, वेक्टर एडिशन लॉ को ये क्या करती है? ओबे करती है। वेक्टर एडिशन लॉ का क्या करेगी? ये ओबे करेगी। समझ गए? डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, वेक्टर के कारण ऐड होगा, उसका तरीका अलग होता है, उसको ओबे करेगी। फिर इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है, मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, पॉजिटिव एंड जीरो। ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक बात है, इफ इनिशियल पोजीशन, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम आफ्टर ए मोशन, अगर वो एक ही मोशन, जिसको अपन साइकिल बोल सकते हैं, मतलब घूम के वापस वहीं आ जाए, अगर वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जैसे मैं घूम के वापस यहाँ आके वापस यहीं खड़ा हो गया, जहाँ इनिशियली था वही मैं फाइनली हूँ, अगर ये सेम होती है, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है फॉर्मूला। अगर ये दोनों सेम है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन ये दोनों सेम है, अगर पोजीशन, अगर ये दोनों पोजीशन सेम होगी तो इसमें से माइनस हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा।
तो ये आपके दोनों के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैंने बता दिया। इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि कौन डायरेक्शन पे डिपेंड है कौन नहीं। अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो अब हम इसके अंदर रिलेशन की बात करेंगे, इनके मध्य संबंध की बात करेंगे, इन दोनों में क्या संबंध होता है। देखो, दूरी और विस्थापन के अंदर महत्वपूर्ण संबंध है कि दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा होगा। दूरी ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, राइट। मतलब दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है। डिस्टेंस नेवर बी स्मॉलर देन द डिस्प्लेसमेंट, इट ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होगी ये केस भी हम समझेंगे। अभी इन दोनों का रिलेशन दूरी और विस्थापन के अंदर एक महत्वपूर्ण संबंध होगा। अगर हम इसको नीचे ले लें, ग्रेटर देन और इक्वल, है ना, दूरी बटा विस्थापन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल किसके होती है, 1। समझ गए बात। इसमें आप नेगेटिव अगर कोई आ जाता है तो उसको आप उसकी डायरेक्शन से शो करेंगे। विस्थापन में माइनस का चिन्ह जो है, देखो वेक्टर क्वांटिटी कोई भी होगी, याद रखना, इन अ वेक्टर क्वांटिटी द नेगेटिव साइन ऑलवेज इंडिकेट द डायरेक्शन, राइट। तो अगर विस्थापन में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड को। समझ रहे हो आप मेरी बात, वरना आप ये रिलेशन फिर फुलफिल नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा ये रिलेशन सही नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है इक्वल 1 होगा और ग्रेटर देन टू द 1 होगा। डिस्टेंस बड़ी है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है, तो आप ये देख रहे हो न्यूमरेटर में बड़ी मतलब क्वांटिटी है और स्मॉल क्वांटिटी है, तो ग्रेटर देन 1 आना है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट क्या हो गया, रिलेशन। समझ गए। अगर इसका उल्टा लोगे तो इक्वल और लेस देन हो जाएगा ना, अगर विस्थापन डिवाइड बाई करोगे। और इसको ऐसा लिखते हैं, ऊपर आ गया विस्थापन, नीचे आ गया डिस्टेंस, मतलब ऊपर तो आ गया आपके डिस्प्लेसमेंट, नीचे आ गया आपके डिस्टेंस। इट इज स्मॉलर देन, लेस देन और इक्वल टू द 1। ये हमारा टॉपिक जो हो गया वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने दूरी और विस्थापन और उनके अंदर कंपैरिजन, रिलेशन की बात कर ली, है ना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको आप एक अच्छे से स्टडी कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ हम आगे वाला टॉपिक जो लेंगे, जिसमें स्पीड और एवरेज स्पीड पे मेन अपना फोकस रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।